चलें बेटा, हमने पढ़ लिया था डिडक्शन नॉट अलाउड। उसके एक दो चीज़ें रहती हैं, वो पढ़ के हम इस चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से मुराद इसी इनकम फ्रॉम बिजनेस का बी पार्ट। लें जी, तो हमने डिडक्शन पढ़ लिया, विद होल्डिंग पढ़ ली हमने, और इंटरटेनमेंट पढ़ लिया। तो उसके बाद जी ये वाला पढ़ना। लें जी, अगर आपने सेल अनरजिस्टर्ड को की, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए है। ये वाला जो लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर किसी अनरजिस्टर्ड को सेल करती है तो वो 100 मिलियन पर पर्सन तक करे। इससे नीचे करे। अगर इससे आगे 100 मिलियन या इससे एक्सीड हो गई, इक्वल और एक्सीड कौन से वाला? 100 मिलियन, तो उसको एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। उसको एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। कैसे डिसअलाउ होंगे? नंबर 1 भाई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। नंबर 2 सेल कर रही है किसको? नॉट रजिस्टर्ड को। तो उसको एक्सपेंसेस, हम तो जो है एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड पढ़ रहे हैं ना, तो उसको एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। ठीक है, कैसे डिसअलाउ होंगे जनाब? के हम ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है, ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ए क्या है जनाब? ए क्या है? वो कहता है जितनी आपने डिडक्शन क्लेम की है। बी क्या है? उस साल का टोटल टर्नओवर। सी क्या है? जो आपने सेल की किसको? जो नॉट रजिस्टर्ड था। और ये सेल इक्वल और एक्सीड कौन से वाली? 100 मिलियन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें सारा कुछ लिखा गया है, वो उधर से हमें बेहतर समझ आएगी। हम तो एक्सपेंसेस नॉट अलाउड पढ़ रहे हैं। वो कहता है मिस्टर एक्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा। उसने टोटल सेल किया है कितने? 600 मिलियंस की। 480 मिलियन रजिस्टर्ड को है, इसमें तो कोई मसला नहीं। 110 मिलियन अनरजिस्टर्ड को है, 100 मिलियन या उससे ज्यादा है। इसी तरह से मिस्टर बी भी अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसको 10 मिलियन की है, इस पे कोई मसला नहीं। मसला हमें किससे है? ठीक है, उसने टोटल एक्सपेंस कितने क्लेम की है? 320। तो अब जो एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड होंगे वो किस तरह से होंगे? एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड क्या होंगे जनाब? ये फार्मूला दिया गया है। कौन से वाला भाई? उसने एक्सपेंसेस कितने क्लेम किए? 320। टोटल जो है रेवेन्यू 600, डिसअलाउड 110। 10 वाला क्यों नहीं किया भाई? वो 100 मिलियन के बराबर या उससे इक्वल तो नहीं है। ये क्लियर हो गया। तो इस फार्मूले के तहत उसको क्या होगी? डिडक्शन नॉट अलाउड। फिर आगे चलते, वो कहता है अगर कोई आदमी जिसने अपना बिजनेस एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाना था और नहीं करवाया तो उसके खर्चे 8%, टोटल खर्चे के 8% या अप टू 8%। फर्क ये समझा करें, जहां पे 8% है वो 8% है, जहां पे अप टू है तो वो 7% भी कर सकता है, 6%। सेल्स टैक्स में इसी तरह का मामला आएगा, वो कहेगा 60% इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। जो इंटीग्रेट नहीं कराएगा वहां पे अप टू का वर्ड नहीं है, यहां पे किसका है? तो इसका मतलब है 6%, 7%, 8%, 2%, जितने उसका दिल चाहेगा वो आपको एक्सपेंडिचर। तो टोटल उसने कहा भाई तुम टायर 1 रिटेलर हो, कहते जी। तुमने अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करवाना था किसके साथ? एफबीआर के साथ। कराया जी? नहीं कराया। तो तुम्हारे 100 रुपए तुम क्लेम कर रहे हो एज एन एक्सपेंस, उसमें से मैं 4%, 5%, 6% या 8% तक डिसअलाउ कर सकता हूं। ये एक जुर्माना है, तुम अपना बिजनेस डिसअलाउ इंटीग्रेट क्यों नहीं करवा। क्लियर हो गया? इसी तरह से वो कहता है अगर कोई डिडक्शन है जिसके कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, भाई तुम कहते हो मैंने फलां जगह से ये चीज परचेज की थी, इनवाइस ले आओ, उसके पास इनवाइस ही नहीं है तो उसको भी डिडक्शन नॉट अलाउड। इसी तरह से जो अब अगला जो है ये इस दफा ऐड हुआ है, वो कहता है
अगर दो केसेस हैं, दो केसेस हैं, नंबर 1 है राइज का ही केस बना लेते हैं। राइज ने प्रोजेक्टर खरीदा और प्रोजेक्टर नहीं कोई और चीज के लिए कि उन्होंने बुक्स खरीदी, बोर्ड मार्कर खरीदे किसी से और उसकी विदहोल्डिंग की, इसी तरह से उन्होंने सैलरी दी, ठीक है, और उस पे भी क्या की, विदहोल्डिंग की। ये वाला केस हम पढ़ चुके। ले जी, ये टीचर जिसकी सैलरी पे की है, ये भी मतलब जाहिर है टीचर के साथ एक जो होता है, तो उसको राइज वाले कह रहे हैं तुम्हारा टैक्स मैं पे करूंगा, है ना ऐसा कुछ, ठीक है। इसी तरह से जिससे मार्कर खरीदे हैं उसको भी कह रहा है तुम्हारा टैक्स मैं पे करूंगा, तुम्हारी विदहोल्डिंग नहीं करूंगा बल्कि तुम्हारे बिहाफ में मैं जमा कराऊंगा। दोनों कैसे समझे। इसके केस में अगर राइज इंप्लायर है और वो टैक्स राइज पे करता है तो ये उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा और राइज को डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। राइज को एज ए डिडक्शन, जितना टैक्स उसका राइज पे करेगा और विदहोल्डिंग नहीं करेगा, खुद जमा कराएगा, तो राइज को एज ए डिडक्शन। लेकिन इस सूरत में मिस्टर एक से जिससे मार्कर खरीदे उसका टैक्स अगर राइज खुद पे कर दे तो डिडक्शन नॉट अलाउड। क्लियर हो गया। तो अगर XYZ का टैक्स विद हेल्ड नहीं किया बल्कि खुद पे कर दिया तो डिडक्शन नॉट। अगर इंप्लाई का टैक्स विद हेल्ड नहीं किया या खुद पे कर दिया तो डिडक्शन, क्योंकि वो इंप्लाई की किस इनकम में ऐड हो जाती है, सैलरी इनकम में। क्लियर हो गया। चलें जी, आखिरी पॉइंट है, ये इस दफा आया है, शायद पहले हमने इसको इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा। लें जी, तो वो कहता है एनी विद होल्डिंग टैक्स टू बी बॉर्न बाय राइज डिडक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, जो है एक्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है, विदहोल्डिंग टैक्स टू बी बॉर्न बाय टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। एक्सेप्ट कब, इसका मतलब है अगर इंप्लायर सैलरी पे टैक्स पे कर दे खुद तो उसको एज ए डिडक्शन अलाउड है, लेकिन किसी और जगह पे वो करे तो वो डिडक्शन नॉट अलाउड। चले, ये इस दफा पॉइंट आया है, हो सकता है टेस्ट कर ले। आगे चलते लें जी, ये कुछ चीजें हम न्यूमेरिकल में जरा इनको बेहतर डिस्कस करेंगे। अब है स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस हम पढ़े हैं, ये भी एक बिजनेस होता है, इसको अलहदा हेड के तौर पर लेते हैं, ठीक है, इसकी डिडक्शन अलहदा। अगर कोई ऐसी डिडक्शन है जो आम बिजनेस में और स्पेकुलेशन बिजनेस में इकट्ठे आ रही है तो उसको अपॉर्चनमेंट करेंगे, ठीक है। फॉरेन स्पेकुलेशन बिजनेस और फॉरेन बिजनेस वो अलहदा हैं, पाकिस्तानी स्पेकुलेशन बिजनेस और जो है नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस अलहदा है। क्लियर हो गया। ये इसके बारे में बात करता है, जरा पढ़ लेते हैं। लें जी, स्पेकुलेशन बिजनेस वेयर ए पर्सन कैरीज ऑन, कौन से वाला, स्पेकुलेशन बिजनेस, इट शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट फ्रॉम द अदर बिजनेस। पता है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी कैलकुलेटेड एज ए सेपरेटली फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन। ठीक है, for the apportionment of the expenses speculation business shall be considered as a separate head of income, ये हम चैप्टर 4A में पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी इंक्लूडेड अंडर द हेड, कौन से वाला, इनकम फ्रॉम बिजनेस, है तो बिजनेस, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल नॉट एडजस्ट एंड अदर, ये लॉसेस में हम पढ़ा है कि स्पेकुलेशन बिजनेस और कैपिटल गेन कंजूस होते हैं, ये अपना लॉस किसी को जो है वो नहीं करते। चले, डेफिनेशन एंड एक्सेप्शन इन दिस स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स जो है अ बिजनेस इन विच अ कंट्रैक्ट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ ए कमोडिटी इज नॉट सेटल्ड बाय एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी। आज का जो आज ये टेस्ट कल है उसमें से ये एक बनाया गया है इसी तरह से, अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। पहले बता रहा हूं तो इसको ध्यान से पढ़े। अगर एक्चुअली नहीं है, बिजनेस नहीं है, पर इतना स्पेकुलेशन बिजनेस यहां का कंसेप्ट है, ये चैप्टर 4A का, इतना तो 4A का है भाई, इतना तो आपको पता होना चाहिए। हम बिजनेस का पूरा न्यूमेरिकल नहीं डालेंगे, बट ये वाला कंसेप्ट तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स आज भी पढ़ रहे हैं। बिजनेस एक्सक्लूड कर दिया, मुझे भी पता है, उसका न्यूमेरिकल नहीं होगा, सैलरी वाला होगा, लेकिन सैलरी में अदर
हेड भी आ जाते तो ये वाला छोटा सा एक हेड भी उसमें ऐड होगा, पहले बता रहा हूं। अदरवाइज देन एक्चुअल सिर्फ इतनी सी है, इससे आगे बात नहीं। मुंह देखो इनके, और भाई ज्यादा ज्यादा नहीं आएगा। कितने मार्क्स का होगा? सारा इसी एक बात पे होगा। एक लाइन जिसने लिख ली 100 नंबर, जिसने ना लिखा यार इस बात पे परेशान नहीं होते। पेपर में भी यही चीज होगी, कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा, तो आपने 50% से ज्यादा लेनी है बस। नहीं अल्लाह चले आज, खैर आगे चलते हैं। नहीं जी, कुछ जो है बिजनेस वो क्या है, स्पेकुलेशन नहीं है। फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर एज ए स्पेकुलेशन बिजनेस। जरा पढ़ते हैं। पहला, अगर कोई फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जैसे केएफसी ने किया हुआ, केएफसी ने किया हुआ है केएनएन के साथ। आप देखते हैं कि मतलब कभी रेट ज्यादा हो जाता है चिकन का, कभी कम हो जाता है, लेकिन केएफसी के रेट सेम रहते हैं क्योंकि उसका इनपुट सेम है। तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब डिलीवरी जब भी लेंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे देंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह से किसी ने शेयर्स की कर लिया, भाई शेयर फ्यूचर में खरीदनी है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि प्राइस फ्लक्चुएशन से क्या करे, बचा जा सके, तो ये भी स्पेकुलेशन नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। वो सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, नॉर्मल सा कैपिटल एसेट होगा, ठीक है। इसी तरह से फॉरवर्ड मार्केट में भी यही चीजें होती हैं, जहां पे कमोडिटीज वगैरह सेल होती है, उसने फ्यूचर, देखिए पहली जो एग्जांपल है उसमें केएफसी एक्चुअली कमोडिटी वो ले रहा है। दूसरी आपने देखा है ट्रेडिंग हो रही होती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, आप गुड्स परचेज कर रहे होते, उसको भी नॉर्मल बिजनेस में ले रहा है स्पेकुल, हालांकि उसमें चीजें डिलीवर नहीं होती, आप हवा में खरीदते हैं हवा में बेच देते हैं, ऐसा होता है ना, लेकिन वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। नंबर 1, जो केएफसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। किसी ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि इतने पे मैं शेयर खरीदूंगा, वो भी स्पेकुलेशन। और किसी ने फ्यूचर कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और कमोडिटी है हवा में, जिस तरह से शेयर हवा में होते हैं, जो शेयर खरीदता है उसके पास कोई फिजिकल चीज आती है, लेकिन ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। इसी तरह से जो ये कमोडिटीज खरीदते हैं, इतने का ऑयल, इतने की गंदम, ये खरीदते नहीं, आजकल बड़ा रिवाज है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग, ये भी स्पेकुलेशन, हालांकि एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही, बट वो हवा में सही डिलीवरी हो तो रही है, चीज खरीद रही है, चीज बेच रहे हैं, ठीक है जी जी। नहीं, स्पेकुलेशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल देखिए, मैं बताऊं, एक बंदा कहता है मैंने गंदम खरीदी 100 रुपए की, ठीक है, और दूसरे को बेची 200 रुपए की, मेरे अकाउंट में 200 रुपए ट्रांसफर करो। अब वो 200 रुपए अगर ट्रांसफर करे तो ये नॉर्मल बिजनेस है, लेकिन एक बंदा कहता है 100 रुपए की गंदम खरीदूंगा तुमसे, फलान दिन खरीदूंगा, उस दिन रेट 110 हुआ, 10 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, ये स्पेकुलेशन है। सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशन का फायदा उठाना स्पेकुलेशन है। लेकिन अगर आप एक्चुअल के लिए पे कर रहे हैं या एक्चुअल के लिए आप सेल कर रहे हैं, वो नहीं है। देखिए दोबारा से, 100 रुपए वाली चीज 110 की बेची, 110 आपके अकाउंट में आए, चाहे हवा में हो, ये नॉर्मल बिजनेस है। 100 वाली चीज 110 की जीती और सिर्फ 10 रुपए आपके अकाउंट में, इसका मतलब है आपने चीज खरीदनी बेचनी नहीं है, बल्कि उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन से क्या उठाना है, फायदा उठाना है, ये स्पेकुलेशन। ऊपर वाले सिर्फ अगर प्रॉफिट, एक को फायदा, एक को, जैसे शर्त लगाते हैं, एक बंदा एक जो है वो ऑन रॉन, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं, वेजरिंग और कंटीजेंट और कुछ इस तरह के, कुछ उनका लेना देना कुछ नहीं होता, वो सिर्फ शर्त लगाते हैं, वो सिर्फ शर्त लगाते हैं। इसी तरह से एक बंदा कहता है शिप अगर पहुंच गया तुम मुझे 1000 रुपए देना, ठीक है, और ना पहुंचा, ठीक है, तो मैं तुम्हें 1000 दूंगा। अब इसको 1000 का नुकसान हो रहा है, जिसका असल शिप है उसका पूरे का पूरा शिप डूबेगा, वो असल बिजनेस है, लेकिन इसका कितना, 1000 रुपया डूबेगा। शर्त वाली बात, अगर शर्त वाली बात है, प्राइस फ्लक्चुएशन, ना लेना ना देना, ना खरीदनी, चाहे हवा में चाहे फिजिकल, ना खरीदनी ना बेचनी, ये नॉर्मल बिजनेस है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। आगे चलते हैं। अब जो अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, और पहले ये नहीं पूछता था, इस दफा वो पूछ रहा है, लिहाजा इसको हम बोर्ड पे करने लगे हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा, और ये है मिनिमम टैक्स। मिनिमम टैक्स सेक्शन 113 या मिनिमम टैक्स, वो कहते हैं कि आपकी सेल्स को, रेवेन्यू को हम प्रॉफिट की तरह कंसीडर करेंगे, आपकी सेल को, ठीक है, और उस पे जो रेट लगेगा वो 1.25%। सेल्स
रेवेन्यू, जिसको वो टर्नओवर बोल रहा है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? यूजुअली इनकम टैक्स किस पे लगता है? प्रॉफिट पे, प्रॉफिट की परसेंटेज। इस सूरत में आपकी सेल्स, रेवेन्यू, टर्नओवर, ये तीन वर्ड टर्नओवर ज्यादा यूज करते उसको, इसलिए इसका नाम भी टर्नओवर टैक्स है। और रेट कितना होगा? 1.25। ठीक है, तो आपने वो से अब कह सकते हैं, ठीक है, आपने वो हर दफा कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट करना है से ये बना 2 लाख रुपए, इसको कंपेयर करें नॉर्मल टैक्स के साथ। किसके साथ बेटा? नॉर्मल टैक्स के साथ। नॉर्मल टैक्स के साथ कंपेयर करें, अगर तो नॉर्मल टैक्स ज्यादा है, इसको इग्नोर कर दे। अगर ये ज्यादा है, से नॉर्मल टैक्स है 1.5 लाख रुपए, नॉर्मल टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल इनकम, उसमें से लेस करनी है डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम, फिर रेट लगाते हैं, वो कितना निकला? 1.5 लाख। आपका कितना है? 2 लाख। ठीक है, आएगा कैसे? आपने सेल, टर्नओवर या जो है किसको, रेवेन्यू, इसको कंसीडर करना है जैसे ये प्रॉफिट हो, हालांकि प्रॉफिट है नहीं। और रेट कितना लगाना है? 1.25। जो आएगा उसको कंपेयर करें नॉर्मल टैक्स के साथ। अगर तो नॉर्मल टैक्स ज्यादा है, इसको इग्नोर कर दे, कहानी खत्म। अगर दोनों बराबर हैं, फिर भी इसको इग्नोर कर दे। लेकिन अगर नॉर्मल टैक्स 1.5 लाख है और ये कितना है? 2 लाख, अब आपको कम से कम 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। इस वजह से इसको मिनिमम टैक्स भी कहते। क्लियर हो गया यहां तक? ओके, मिनिमम टैक्स। अब आपका कितना बनता था? 1.5 लाख, आपने पे किया 2 लाख, तो जो ऊपर वाला 50 है, हालांकि आपका बनता नहीं है, ये अगले 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगले 3 साल भी यही वर्किंग करेंगे। से अगले साल अब कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया? 50,000। अगले साल आपका नॉर्मल टैक्स बना कितना? 2 लाख, और आपका ये बना 1 लाख, 1,70,000। कितना? 1,70,000। अब प्रिंसिपली तो आपका कैरी फॉरवर्ड कितना आ रहा है? 50,000। इसके साथ एडजस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मिनिमम पे करना ही करना है। तो फिर इस 50,000 में से कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 30,000। मिनिमम वाला कानून फिर भी लगेगा। दोबारा से आपने सेल को क्या लेना है? प्रॉफिट की तरह। रेट कितना? उसको कंपेयर करना है। अगर तो नॉर्मल ज्यादा है, कहानी खत्म। अगर नॉर्मल कम है, जैसे इधर 1.5 लाख है नॉर्मल, और मिनिमम कितना है, तो आपको 2 लाख पे करना पड़ेगा। आप रोएंगे भी, मेरी लायबिलिटी तो 1.5 लाख है। वो कहते हैं इस 50,000 को कैरी फॉरवर्ड करो कितने साल तक? 3 साल। ये कहानी थी 2024 की। आप है 2025 में। 2025 में आपका नॉर्मल टैक्स कितना बनता है? और इसी फार्मूले से ये कितना बनता है? 1,70,000 आपने पे करना ही करना है। क्लियर हो गया? पे करना ही करना है। तो आप कहेंगे जनाब इधर तो मेरा क्या ज्यादा है, इसको इग्नोर कर दे, बट आपने कितना कम से कम पे करना है? 1,70,000। तो फिर इस 50 में से सिर्फ 30,000 क्या हो जाएंगे? एडजस्ट हो जाएंगे। बाकी कितना? 1,70 ये पे करना ही करना। तो बाकी अब कैरी फॉरवर्ड कितने होंगे? 20,000। अगले साल फिर यही कहानी दोहराई जाएगी। मिनिमम टैक्स पे करना ही करना। लेकिन अगर मिनिमम ज्यादा है और नॉर्मल कम है, तो ऊपर वाली अमाउंट कितने तक होगी? अच्छा, अब जरा सुने, ये मिनिमम क्यों कम हुआ? नंबर 1, डिडक्शन ज्यादा होंगी। देखें, सेल का कितना, इतना प्रॉफिट कम नहीं होता, 5, 7, 8, 10% तो होता है ना। तो आपका टोटल सेल का 1.25% ले, उससे भी आपको क्या आया? कम प्रॉफिट आया। ऐसा ही है ना? यानी आपने सेल का क्या लिया? 1.25, उसका आया, वो आया 2 लाख। और आपका नॉर्मल टैक्स, या तो आपकी डिडक्शन इस दफा ज्यादा है, जैसे इनिशियल अलाउंस वगैरह होते हैं, या फिर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आ रहा है, दैट मे बी डेप्रिसिएशन लॉस, दैट मे बी अदर बिजनेस लॉस,
या किसी और के साथ एडजस्ट करवा ले, जो भी है, या आपके क्या है जो है आपकी इस दफा जो है कोई भी वजह हो सकती है, डिडक्टेबल अलाउंस ज्यादा है, टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, जो भी है, आपकी नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी क्या बनी, कम बनी, और तो कहता है इनमें से जो भी वजह हो आपको क्या देना पड़ेगा, मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब हम अब यहां तक हो क्या बेटा, आपका नॉर्मल टैक्स यूजुअली ज्यादा होता है, वो कम है किस वजह से, डिडक्शन ज्यादा है, टैक्स क्रेडिट है, डिडक्टेबल अलाउंस है, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है, जो भी है, अगर इनकी वजह से नॉर्मल टैक्स कम हो जाए और मिनिमम ज्यादा हो जाए, टर्नओवर टैक्स ज्यादा हो जाए, तो आपने टर्नओवर टैक्स पे करना ही करना है, और बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर। अब ये बताएं कि वो पूछता है कि हर दफा यही होगा, वो कहते हैं नहीं, कंपनी पे तो लगेगा ही लगेगा टर्नओवर टैक्स, यानी उसका हमने कुछ भी नहीं देखना, बस उसको हर दफा टर्नओवर टैक्स कैलकुलेट करना है। अगर कोई परमानेंट एस्टेब्लिश है किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी की, ठीक है, किसकी नॉन रेजिडेंट कंपनी है और उसकी यहां पे क्या है परमानेंट एस्टेब्लिश, उस पे भी ये लगेगा। अच्छा, इंडिविजुअल और एओपी, अगर उनका टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है, तब उन पे लगेगा। इसका मतलब है अगर किसी का टर्नओवर 90 मिलियन है तो उस पे ये वाला कानून नहीं लगेगा। यहां तक क्लियर है। अब चलो इन पे ये तो ठीक है, इसमें बात ज्यादा आ जाती है किस पे, टर्नओवर। तो हम टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। वो कहता है टर्नओवर में सेल्स टैक्स शामिल नहीं होगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल नहीं होगी, ट्रेड डिस्काउंट शामिल नहीं होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से कोई एफटीआर वाली इनकम है तो वो शामिल नहीं होगी। क्लियर हो गया। अगर आप गुड्स बेच रहे हैं और उस पे क्या लगा हुआ है, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी या ट्रेड डिस्क, इनको निकाल के बाकी जो बचेगा वो क्या है, टर्नओवर। ठीक है, इस तरह से एग्जांपल दी गई है नोट्स में, वो कर लीजिएगा। इसी तरह से एफटीआर वाली इनकम भी टर्नओवर में शामिल नहीं होगी, इनको निकाल के जो, ठीक है, ये आ गया गुड्स। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप क्या दे रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, तो फिर जो सर्विसेज वाला टैक्स है वो निकाल दें और एफटीआर वाली इनकम को भी निकाल दें, बाकी क्या हो जाएगा, वो टर्नओवर होगा। क्लियर हो गया। तो सर्विस पे जो टैक्स लगेगा वो, और जो एफटीआर वाली इनकम है वो निकाल दें। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज इकट्ठे दे रहे हैं, ये कौन सी वाली बला है, गुड्स बेचते हैं, ठीक है, समझ आती है, सर्विसेज बेचते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें गुड्स भी होती हैं, सर्विसेज भी हैं, तब भी एफटीआर वाली इनकम को और कोई अगर टैक्स है उस पर तो क्या कर ले, सर्विस वाला गुड्स वाला निकाल ले, बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, टर्नओवर। इधर से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये नोट्स में कुछ एग्जांपल दी गई हैं, उनको आपने करना है और उससे आपको पता चलेगा कि टर्नओवर क्या होता है। क्लियर हो गया। नहीं जी, हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। ये वाला हमारा जो है खत्म हो गया। अब आते हैं जी जी जी, जी कुछ इनके एग्जांपल है, जरा देख लेते हैं। आज बेटा बताएं, अगले साल नॉर्मल टैक्स कम आया कितना, 150। जी बोले। जी जी, ये पे करना पड़ेगा। जी जी, 20,000 ज्यादा पे कर दिया, ओके। नहीं नहीं नहीं, अलहदा, क्योंकि ये किसने में खत्म होना है, ये 25, 26 और 27 में जाके खत्म होगा। ये कब खत्म होगा, 26, 27 और 28 में जाके खत्म। इनको अलग अलग रखना पड़ेगा, और रखते भी ऐसे हैं, हर साल का हिसाब अलग रखते। क्लियर हो गया जी। जी चले, और बताएं, कोई एग्जांपल है तो जरूर कर लेते। क्या करें जी बेटा, नेक्स्ट ले जी, हम चलते हैं नेक्स्ट। जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस अक्सर का एक ही चैप्टर होगा, मेरे वाले नोट्स में इसको अलग अलग लिखा गया। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस, हमने बिजनेस का नॉर्मल पढ़ लिया, बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, बिजनेस में सेक्शन 121 है वो पढ़ लिया।
ठीक है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है डिडक्शन नॉट अलाउड, वो तकरीबन वही है डिडक्शन नॉट अलाउड, उसको वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद वो जो क्वेश्चन नेक्स्ट बनाता है वो ये बनाता है कि जनाब ये अब तक जितने भी बिजनेस के क्वेश्चन थे वो लिख देता था मिनिमम टैक्स कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड। अब वो ये नहीं लिख रहा, अगर नहीं लिख रहा हमारे सिलेबस में कंपनी का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो फिर कौन सा आएगा? एओपी और इंडिविजुअल पे कब टर्नओवर टैक्स लगता है? शाबाश, आपने तब जल्दी से रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने बिजनेस वाले क्वेश्चन में, उसने देखना है। अगर तो वो कहे कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम टैक्स नॉट रिक्वायर्ड, जान छूट गई। अगर वो चुप है तो फौरन टर्नओवर की तरफ देखे कि वो 100 मिलियन से अगर ज्यादा है, सारी कैलकुलेशन करने के बाद एंड पे जो आपका टैक्स पेएबल आएगा, बैलेंस टैक्स क्रेडिट वगैरह निकालने के बाद, ऑलरेडी पेड नहीं, क्रेडिट निकालने के बाद, क्रेडिट निकालने के बाद जो टैक्स आएगा उसका कंपैरिजन करें टर्नओवर के 1.25 के साथ। ठीक है, फिर आपको ये वाली हरकत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आराम से 2-3 मार्क्स वो काट लेगा। फिर मैं बताता हूं, अगर तो वो कह ले कि नॉट रिक्वायर्ड तो जान छूट गई। अगर एओपी का क्वेश्चन हो या इंडिविजुअल का क्वेश्चन हो और अगर ये बात नहीं कही तो फौरन जाके देखें टर्नओवर। अगर टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है, 100 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर भाईजान आपको एंड पे जाके जो बैलेंस टैक्स पेएबल होगा, कौन से वाला? ऑलरेडी पेड टैक्स करने से पहले, उसका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा 1.25 ऑफ द टर्नओवर। इसको मजीद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, वो क्या करेगा? टर्नओवर भी दे देगा विद सेल्स टैक्स देगा, तो सेल्स टैक्स निकाल, क्लियर हो गया ना? टर्नओवर टैक्स देगा, डिस्काउंट दे देगा। यूजुअली अब तक ये क्वेश्चन दिया नहीं उसने बिजनेस में डिस्काउंट, लेकिन ये वाली वो बात कर रहा है कि वो अब चुप हो गया है, तो मिनिमम टैक्स कैलकुलेशन या टर्नओवर टैक्स या सेक्शन 113 की कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये चुप हो गया। इसका मतलब है अब हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मजीद अगला स्टेप क्या बना सकता है? वो टर्नओवर की कैलकुलेशन भी आपसे करवा सकता है, क्योंकि सिलेबस में तो है। ठीक है, तो वो आपने फिर याद रखना है कि वो गुड्स हैं, वो सर्विसेज हैं, या वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अगर गुड्स हैं तो फिर आपने ट्रेड और कौन से वाला जो मैंने आप बताई वो उनको कंसिडर करना है। चले जी, ये वाली बातें तो हो गई, ये बिजनेस की हमारी बेस बन गई। अब बिजनेस की चंद एक चीजें हैं जो अगले चैप्टर में डिस्कस होंगी, और पूरा चैप्टर टेक्निकल क्वेश्चन बनाना है तो इस चैप्टर में से आएगा, यानी अगले हिस्से में से आएगा। नंबर 1, डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो दो तरह की होती है, एक डेप्रिसिएशन, एक अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल, इसका मतलब टेंजिबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। और कौन से वाला? अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन और इनका तरीकाकार। फर्स्ट ईयर में होती है, आखिरी साल में नहीं होती, जो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उससे अगली बात जो है वो जब टेंजिबल की बात करते हैं, इनिशियल अलाउंस टाइप की एक चीज आ जाती, तो इनिशियल अलाउंस लगता है जो है जो किस पे? एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन हमें याद करनी होगी, और जो है 25% ऑफ द कॉस्ट होता है जो है, तो ये आपने इनिशियल अलाउंस ये हमें पढ़ना। ये जब सारा पढ़ लेंगे फिर इससे आगे चलते हैं। भाई जब वो कहता है कि अगर एसेट 100 रुपए का है रिटर्न डाउन वैल्यू, और हमने बेचा है 150 रुपए का, तो 50 रुपया नहीं बेटा, आपस में बातें नहीं, तो 50 रुपया बिजनेस इनकम में ऐड होगा। और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू 150 रुपए है और एसेट बिका है 100 रुपए का, तो 50 रुपया एज ए डिडक्शन अलाउड। बाकी सारा चैप्टर फिर इसी पे घूमता है। इसका मतलब है कि एसेट जो है वो कंसीडरेशन, एसेट की कंसीडरेशन में कितना कह रहा हूं, और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है, 100 रुपए, ठीक है, तो इसका मतलब है 50 रुपए इनकम में ऐड होंगे। ठीक है, और अगर ये 150 का बिका है और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 200 है, तो ये किसमें? 50 रुपए जो ये डिडक्शन होंगे। बाकी सारा अगला चैप्टर इसी पे होता है, वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन,
कभी कंसीडरेशन मोर देन कॉस्ट होती है, कभी कम होती है, कभी 75 लाख पे उसको रखते हैं, कभी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कंसीडरेशन इसी पे। और रिटर्न डाउन वैल्यू में दो चीजें हैं, नंबर 1 जो है वो कॉस्ट माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कभी हम कॉस्ट को कंसीडरेशन के बराबर लेंगे, और कॉस्ट का अलग से टॉपिक है पूरा, कॉस्ट किस तरह से हम डिटरमिन करें। इसी तरह से कंसीडरेशन का अलग से एंड पे एक टॉपिक है। ठीक है, इसी तरह से फिर कौन से वाला, ये एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और इसमें आप डेप्रिसिएशन भी ले लें, अमोर्टाइजेशन भी ले लें, और कौन से वाला, इनिशियल अलाउंस भी ले लें। जब ये सारा काम कर रहे हैं तो डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल का एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो डिस्पोजल, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, कंसीडरेशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीजें इसी एक इसके इर्द गिर्द घूमती। क्लियर हो गया। फिर वो कहता है डिस्पोजल क्या है, इवन अपना आपने जो बिजनेस का एसेट पर्सनल उसमें ले गए वो भी डिस्पोजल है। कॉस्ट क्या है, एक्विजिशन, एक्विजिशन का अलग से उसने टॉपिक दे दिया। तो सारा चैप्टर इसी के गिर्द घूमता है कि हमने कंसीडरेशन माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू इज इक्वल टू या इनकम होगी या एक्सपेंस होगा। और नॉर्मल ईयर में एज ए डिडक्शन डेप्रिसिएशन होती है, तो डेप्रिसिएशन को इस वजह से वो पहले पढ़ लेता है। तो हमें समझ आनी चाहिए, हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, इनिशियल अलाउंस पढ़ेंगे, अमोर्टाइजेशन पढ़ेंगे, फिर डिस्पोजल पढ़ेंगे, फिर कंसीडरेशन पढ़ेंगे, फिर रिटर्न डाउन वैल्यू पढ़ेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू को 3-4 जो है पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कोई बाहर भेज दिया, कोई यहां पे बेचा, कोई इमोल प्रॉपर्टी। इसी तरह से कॉस्ट पढ़ेंगे, डिस्पोजल पढ़ेंगे, एक्विजिशन पढ़ेंगे। और ये हमारा चैप्टर सारे का सारा इसी में है, क्योंकि चैप्टर में बहुत ज्यादा फैलाव है, लिहाजा स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूं। तो ये आपने जहन में रखना है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलें जी, शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन से। मैं ओवरव्यू एक दे दिया आपको, अब डेप्रिसिएशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, नहीं बेटा आपस में बातें नहीं, सबसे पहले एसेट्स, और एसेट में भी सिर्फ डेप्रिशिएबल एसेट। क्लियर हो गया। और कुछ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट भी होते हैं, जैसे लैंड। लेजेंड जो है वो जाएंगे अपने उस पे, ज्यादा तवज्जो खाने पे होती है, जब क्लाइंट पे जाते हैं तो फिर वो फार्मूला लगाते हैं और लैंड को भी डेप्रिशिएट कर, मैनेजर बेहोश हो जाता है। ले कैसे कैसे बंदे आ गए। ले जी, डेप्रिशिएबल एसेट में फिर दो तरह के, एक एलिजिबल और एक कौन से वाला, नॉट एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल पे क्या मिलता है, इनिशियल अलाउंस प्लस डेप्रिसिएशन, और इस पे सिर्फ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। चले हम इस तरह से पढ़ते हैं, ये हमें पता चल गया। आए हम, वो कहता है मेथड जो होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमें पता है। ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू वो कहता है जिस साल परचेज करेंगे फुल ईयर डेप्रिसिएशन, और जिस साल सेल करेंगे नो डेप्रिसिएशन। चले, फिर वो कहते हैं अगर तो एसेट है एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, तो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, और अगर वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी कॉस्ट माइनस सिर्फ डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं। वो कहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, 3 शर्तें, नॉर्मल यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, फिर कौन से वाला, वो अपनी वेयर एंड टेयर से अपनी वैल्यू कम करता हो, और बिजनेस के लिए होली और पार्शली। इसका मतलब है जो प्राइवेट होगा, सुने ना, होली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ओल है, पार्शली अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, और पार्शली किसके लिए यूज हो रहा है, प्राइवेट। पार्शली बिजनेस के लिए क्या मतलब है, प्राइवेट किसी, इसका प्राइवेटली या किसी और काम के लिए वो यूज हो रहा है पार्शली, इसका मतलब है वो फिर भी बिजनेस कहलाएगा, वो प्राइवेट नहीं कहलाएगा।
तो प्राइवेट फिर एसेट कौन सा होगा? जो 100% प्राइवेटली यूज हो रहा हो। इसका मतलब है एक एसेट, ठीक है, अगर पार्शली बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, पार्शली किसके लिए यूज हो रहा है? जो एक अदर पर्पज के लिए, तो वो बिजनेस एसेट कहलाएगा, वो प्राइवेट एसेट नहीं कहलाएगा। चलिए हमें समझ आ गए। अच्छा, एसेट में क्या क्या शामिल है जल्दी से देख लेते हैं। टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके, मसलन कार, बिजनेस की, बिजनेस की। अच्छा, इधर से बैठ के हम कैपिटल एसेट के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैपिटल एसेट में से ये चीजें निकल गई थी, डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट। चले ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन कौन से वाली? अनइम्प्रूव्ड। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग, ओके। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, टनल, हाईवे, बाईवे, कैनाल, रोड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? स्ट्रक्चर। जमीन के ऊपर वो चीजें जो खराब हो जाए, ठीक है, तो उनको स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहते हैं। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी फिर क्या है? बिल्डिंग, फ्लैट, ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, रनवे, ठीक है, कोई उस पर नहर बना दी गई, डैम बना दिया गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू कम कर देती हैं, खराब हो जाती हैं। चले आगे चलते। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की फिर डेफिनेशन आ गई है, ड्राइववे, रोड, कार पार्क, ठीक है, डैम, ठीक है, इस तरह ड्रेनेज, इस तरह की चीजें। ले जी, वो कहता है अगर कोई एसेट पार्शली किसी बंदे के पास है और साथ में किसी उसने नाम लिखा हुआ है, कौन से वाला? मुशारका फाइनेंसिंग। अब आधा एसेट उसका है, आधा एसेट तो किसी बैंक का है, लेकिन चूंकि वो इस्लामिक फाइनेंसिंग कर रहा है, वो ऐसा समझाएगा पूरे का पूरा उस बिजनेस का है। यानी एक जो क्या दे रहे हैं, जो है एक इनिशिएटिव दे रहे हैं कि आप इस्लामिक फाइनेंसिंग के थ्रू जो है एसेट खरीदें। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन डिडक्शन अलाउड ऑन डेप्रिशिएबल एसेट यूज्ड बाय पर्सन। इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर आप देख, कह क्या रहा है? कह रहा है अगर आप एसेट यूज करें आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, और एसेट यूज ना करें यानी आपने खरीदा ही नहीं है, यूज ही नहीं किया, तो आपको डेप्रिसिएशन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जब यूज कोई और कर रहा होता है डेप्रिसिएशन किसी और को मिलती है जी। लेसर बैंक, हालांकि बैंक ने यूज कौन कर रहा है? लेसी, लेकिन डेप्रिसिएशन किसको मिल रही है? तो ये साथ नोट कर लेंगे, तो आपके साथ में नोट्स बनते जाएंगे। आगे चलते। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटिंग बाय अप्लाइंग रेट ऑन पिछले साल की क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, और इस साल की कौन से, सॉरी, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, इस साल की कौन से वाली? ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू पे रेट लगाते हैं। अब रेट तैयार करने का एक सिंपल कुलिया है, बिल्डिंग पे 10%, जो है कंप्यूटर, एयरक्राफ्ट या उनसे रिलेटेड चीजें 30%, बाकी सब पे 15%। ये याद कर ले, बिल्डिंग 10% और कंप्यूटर और एयरक्राफ्ट, ठीक है, एरो इंजन हो गए, प्रिंटर हो गया, स्क्रीन हो गई कंप्यूटर की, एलईडी हो गई, ये सारी चीजें, इन पे 30% और बाकी सब पे कितना? 15%। ये हमें हो गया रेट। चले, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर फिटिंग, ये वो 15%, ये वो कुछ चीजें हैं जैसे ऑयल मिनरल कंसर्न, ये इस दफा आया है, इन पे 20% है, सिर्फ एक दफा पढ़ लोगे, ठीक है। और 100% मिलता है अगर माजूरों के लिए कोई जो है रैंप बनाता है। देखिए पूरी दुनिया में होता है, माजूरों के लिए ना रैंप बनाए ताकि उनकी व्हील चेयर, हमारे यहाँ सिर्फ स्टेयर बना दे, तो माजूरों के लिए वो कह रहे हैं अगर आप रैंप बनाते हैं लेकिन 2.5 लाख तक खर्चा रखें एक रैंप का, तो हम आपको 100% क्या दे देंगे। तो फिर ये डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है भाई। जिस एसेट की 100% कॉस्ट उसी साल अलाउड हो जाए तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं रहता, वो तो एक्सपेंस बन गया, वो तो डेप्रिशिएबल एसेट। चलें आगे चलते हैं। अब है अगली जो नेक्स्ट 2-3 कंसेप्ट हैं, वो मैं इधर बोर्ड पे लिखने लगा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बना रहा। ले जी, वो कहता है कि 100 रुपए का एसेट लिया। अब दो चीजें हैं, वो एलिजिबल एसेट है और नॉट एलिजिबल या इनएलिजिबल। 100 रुपए का लिया, ठीक है, तो इसमें से पहले 100 रुपए में से 25%
लेस करेंगे इनिशियल अलाउंस, ठीक है, और उसके बाद जो 75 बनेगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू। आने वाले सालों में 75 पे जरा 15% लगाएं, ये 2025 में होगा, 12 कर लेना, 12 लेस किया तो इस साल की क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू 63। आने वाले सालों में रिटर्न डाउन वैल्यू क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस रिटर्न अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी हो जाए वो आने वाले सालों के लिए क्या बन जाए। जब हम जहां पे आते हैं नॉट एलिजिबल तो 100 रुपए, उसमें से सिंपल 15% करें, 15 तो आने वाले साल के लिए क्या बन जाए 85, तो आने वाले सालों के लिए उसके लिए क्या बन जाएगा जनाब, कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। चले इससे आगे चलते हैं। तो पहले साल इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी 75, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी 100, कॉस्ट पे लगाएंगे और इसकी सूरत में कॉस्ट माइनस अगले वाले सालों में कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन, और इसका क्या होगा कॉस्ट माइनस अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। चले इससे आगे चलते हैं। फिर मसला कहां पे है, जब एक एसिड पार्शली, चले साथ साथ पढ़ते भी जाए, इधर से जा, in the written down value in the beginning of the tax year in the year of acquisition cost minus initial allowance, ठीक हो गया। और अगर रिटर्न डाउन वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, मैंने कहा जिस जिस चीज को हम पढ़ते जा रहे हैं उसको देखें, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, रिटर्न डाउन, ज्यादा तवज्जो रिटर्न डाउन पे। अगले सालों में कॉस्ट लेस टोटल डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है तो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इनिशियल। क्लियर हो गया। नहीं अगली बात पढ़ने की जरूरत नहीं। अब कौन से वाले, ऑन डिस्पोजल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है, नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, ये तो हम पहले पढ़ चुके। एंड इफ द कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन रिटर्न डाउन वैल्यू एडिशनल अमाउंट विल चार्जेबल इनकम कंसीडर किया जाए, ठीक है। और इफ कंसिडरेशन इज लेस देन WD द डिफरेंस शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलने लगे हैं, अगर वो पार्शली बिजनेस के लिए यूज हो एसेट और पार्शली किसी और चीज के लिए, तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है। पहला टेक्निकल पॉइंट इधर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ले जी इधर अमाउंट, इधर डेप्रिसिएशन, और वो एसेट यूज हो रहा है 70% बिजनेस के लिए और 30% अदर के लिए, ठीक है। अब जरा सुने, वो कहता है अगर कोई एसेट ऐसा हो कि वो पार्शली किसके लिए यूज हो, बिजनेस के लिए और पार्शली, ठीक है, तो उसकी डेप्रिसिएशन, पहला पॉइंट, उसकी डेप्रिसिएशन को अपॉर्शन करेंगे। से ₹1,00,000 का एसेट है, ठीक है, और हम समझ रहे हैं कि ये एलिजिबल नहीं है बल्कि नॉट एलिजिबल है, कोई और है। ₹1,00,000 है तो उसकी जो है, सॉरी एसेट है यहां पे कोई भी एसेट, ठीक है, और उसकी अमाउंट कितनी है ₹1,00,000, उस पर डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए। अब 70% किसके लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए, तो कितना 10,500। डेप्रिसिएशन 15,000 अलाउड होगी या 10,500, उसकी डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, अपॉर्शन करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगले साल, ठीक है। अच्छा ये बताएं इस साल इसकी फिर रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कौन से वाला मेथड यूज कर रहे हैं, WDV वाला, ठीक है, जो है कौन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके चले, तो फिर 15,000 इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे। दूसरा पॉइंट, जब कोई एसेट पार्शली बिजनेस के लिए यूज हो रहा और पार्शली अदर पर्पस के लिए, पहला पॉइंट क्या था, उसकी डेप्रिसिएशन को अपॉर्शन करेंगे, लेकिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ऐसे निकालनी है जैसे वो फुल्ली तौर पर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है। क्लियर हो गया। तो ये 85 आ गए,
अगले साल डेप्रिसिएशन 100 पे लगाएंगे या 85 पे? तो हमने इसमें से ये लेस क्यों नहीं किया? क्योंकि कानून कहता है कि जब कोई एसेट पार्शली बिजनेस के लिए यूज हो, पार्शली फॉर अदर पर्पस, रिटर्न डाउन वैल्यू ऐसे निकालनी है जैसे वो 100% बिजनेस के लिए यूज हो रहा। दूसरा पॉइंट लें जी, अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। 12,750 कितनी बिजनेस को अलाउड होगी? 8925 3825 जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी। क्लियर हो गया? चले ले जी, तीसरे साल में गए। अच्छा, रिटर्न डाउन वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे 100% वो बिजनेस के लिए यूज हुआ। कितना? 12,750 लेस करेंगे। आज जरा 250। ओके हो गया, ये रिटर्न डाउन वैल्यू। इस साल हमने उस एसेट को डिस्पोज कर दिया। तीसरा पॉइंट ये जो कि हमें पहले पता है, नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये वाली बात हमें समझ आ गई। अब वो कहता है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू तो क्या थी? 72,250। वो कहता है नहीं, आपने ये कंसीडर नहीं करनी। जो पांचवा पॉइंट, जो अमाउंट डिसअलाउ हुई थी उनको ऐड करें रिटर्न डाउन वैल्यू। उनको क्या करें? चलिए आज कितना? 4500 3825। तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो जाएगी? 8075 ये हो जाएगी। अब वो एसेट बिका अगर 90,000 का, तो उसमें से ये लेस करेंगे, ये वाली लेस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, पहले जल्दी से, अगर कोई पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो, पार्टली किसी और काम के लिए, तो डेप्रिसिएशन को अपॉर्शन में, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ऐसे निकालेंगे जैसे वो 100% बिजनेस के लिए यूज हो। तीसरा, जब वो एसेट सेल होगा तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू विल बी ग्रॉस अप, या जो डिसअलाउड अमाउंट होंगी विल बी एडेड टू द रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लियर हो गया? ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते, ये बात क्लियर हो गई कि ये टेक्निकल पॉइंट, ये टेक्निकल पॉइंट। ये आगे चलते, यहां तक हो गया बेटा? चले ये क्रेज कर दूं। अच्छा ले ले टाइम। जल्दी से जिन्होंने नोट कर लिया है वो ये वाला पॉइंट पढ़ें, ये वाला और ये वाला, ये पूरा पढ़ा दिया मैंने। जल्दी से पढ़ें बेटा। 3, 6 और 9। कौन सी वाला? हाँ हाँ 100%। आठ परसेंट, फिर 8% कर। हाँ पूरे पूरे 20% से कम करना है ना? जी बेटा, जी बेटा। क्या? नहीं, इनिशियल अलाउंस पे ये साथ ही लिख ले, तभी पढ़ाना था। इनिशियल अलाउंस की अपॉर्चुनिटी नहीं करते। इनिशियल अलाउंस चाहे 10% बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, इनिशियल अलाउंस 100% मिलता है। इनिशियल अलाउंस की अपॉर्चुनिटी नहीं करते जी। चले आगे चलते हैं। अब वो कहता है आपने नहीं, पहले जो रोड ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक पैसेंजर, एक गुड्स ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये बात हो रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फिर दो तरह की होती है, एक होती है प्लाइंग फॉर हायर और एक होती है नॉट प्लाइंग फॉर हायर। जितनी भी गाड़ियां यूजुअली होती है वो नॉट प्लाइंग फॉर हायर। प्लाइंग फॉर हायर की एक दो एग्जांपल है, जैसे डेवो वाले ने अपने लिए बस ली कंपनी के लिए, उसको चलाने के लिए। इसी तरह से किसी ने उबर वगैरह पे चलाने के लिए कोई कार वगैरह ली है। वो चीजें जो हायर के लिए मौजूद हैं, जिनको किराए पे जो है चलाया जाता है, गाड़ी है,
वो वैन है, वो हाईएस है, वो बस है, वो कोस्टर है। क्लियर हो गया? अब इनमें से अभी जो हम बात करने लगे ये जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है उसके बारे में। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि इन दोनों का बता दूं, ये जो अप्लाइंग फॉर हायर है ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल है, यानी डेवो बस ली उसको वो लाहौर से मुल्तान चलाते हैं, वो अप्लाइंग फॉर हायर है और वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल है। आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉट अप्लाइंग फॉर। जैसे डेवो वालों ने बस ली और जो है वो उनके अपने इंप्लाइज को पिक एंड ड्रॉप दे रहे, अब उनसे किराया नहीं लेते। इसी तरह से उन्होंने कोई कार ली और अपने प्रोडक्शन मैनेजर को दे दी, जैसे देते हैं, ठीक है, व्हीकल कार फैसिलिटी, तो हम उसके बारे में बात करने लगे। वो कहते हैं जब इस तरह की कोई गाड़ी ले तो मैक्सिमम चाहे जितने की मर्जी ले तो आपने मैक्सिमम 75 लाख तक उसकी कॉस्ट लेनी है। इसका मतलब है गाड़ी ली 90 लाख की, लेकिन कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी कितने तक? 75। तो फिर डेप्रिसिएशन भी किस पे लगेगी? 75 लाख पे। लगाएं जरा, ठीक है, 75 लाख का 15%, रेट आपको याद है 15%, 11,25,000। अब ये ली थी, याद रखिएगा कितने की? जो है वो 90 लाख की, लेकिन उसने कितने पे रिस्ट्रिक्ट करवा दी? ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू 6375,000, जज़ाक, ठीक है, 6375,000, चले 6375,000। अब ये उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर। अच्छा, अगले साल वो गाड़ी बेच दी उन्होंने। अब गाड़ी बेची है 87 लाख की, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो 90 लाख के हिसाब से दी। तो इस सूरत में अगर 87 लाख से ये रिटर्न डाउन वैल्यू लेस करते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बिजनेसमैन कहेगा भाईजान ये जो 75 लाख आपने मुझे कॉस्ट कितने पे रिस्ट्रिक्ट करवा दी, अब कंसीडरेशन आप असल वाली ले रही हैं, तो वो कहता है ऐसी सूरत में कंसीडरेशन को एडजस्ट करो, ऐसी सूरत में कंसीडरेशन को एडजस्ट करो। कैसे करें? वो कहता है आप लें जितने की गाड़ी बिकी, कितने की? 87 लाख की। ली कितने की थी? 90 लाख आना चाहिए यहां पे, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कितने पे कर दी? अब ये जो ज्यादा नहीं होंगे, अब ये जो कंसीडरेशन निकलेगी ये होगी कंसीडरेशन, और ये कम होगी कितने? 87 लाख से। तो अब 87 लाख कंसीडरेशन नहीं लेनी, इस कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगी वो कंसीडरेशन होगी। बताइए कितनी? 72,50,000। क्लियर हो गया? अब जरा देखें, 87 लाख में से माइनस करते कितना? 63,75,000, और 72,50,000 में से जो है 63,75,000 निकालेंगे तो ह्यूज डिफरेंस होगा। तो अब जो बताएं कितने की ली थी? 90 लाख की, बेची कितने की? तो कंसीडरेशन 87 लाख लेनी है? नहीं नहीं, कंसीडरेशन को एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्ट भी तो एडजस्ट हुई थी, उसी तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू भी एडजस्टेड है। तो फिर हम क्या करेंगे? कंसीडरेशन को कैसे? जितने की बिकी डिवाइडेड बाई असल में जितने की ली थी मल्टीप्लाइड बाई 75 लाख, इससे जो कंसीडरेशन आएगी जी 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 देख ले, मैं देख लेता हूं, मैं इंसान हूं, भूल सकता हूं, जरा देखते हैं। नहीं यार, वो इतने उससे कह रहे कॉन्फिडेंस से, तो देख लेते हैं। जो ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई सी, मैं ए डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई बी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस पे लाना तो भाई। अच्छा चल बात कह रहा हूं कि चल ले जी, चले हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। चले, जज़ाक।